अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अभी पहले हम देखें क्या चीज, और लैंगिक जनन को देखें, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं क्या चीज को देखने वाले हैं, लैंगिक जनन को। देखिए लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दो विपरीत लिंग या दो भिन्न लिंग जो है, जैसे कि नर और मादा दोनों के युग्मक जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेकर और नए संतान को क्या करते हैं, उत्पत्ति करते या निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में समझिए, जैसे में देखिए पुरुष में क्या होता है, मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की जब दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, जिनके द्वारा जो उसके जो नए संतान आते हैं, यही हमारा लैंगिक और लैंगिक का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं, कैसे होते हैं, उन सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन जो है, इसमें से प्रश्नल अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र, लड़की का अलग सिस्टम होता है जनन का, और लड़का का भी क्या होता है, अलग होता है। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं, ये तो हो गया मनुष्य की बात। मनुष्य से फिर हम पौधे में भी बात करेंगे, पौधे में भी लैंगिक जनन होते हैं, तो उनको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन यहाँ पे समझ में आ गया, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझ जाते हैं एक लैंगिक जीव किसे कहते हैं। एक लिंगी जीव में क्या होता है, उसमें से केवल एक ही जनन भाग क्या उपलब्ध होता है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए हम ही हैं, तो हम सिर्फ जो है हमें वो सिर्फ मान के चलिए हम शुक्राणु का ही निर्माण कर सकते हैं, अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब एक ही शरीर में एक ही जनन करने का कोई ना कोई क्या हो, अंग हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव इसका है उदाहरण कैसे, जैसे कि वे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग जो है जीवों में अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। सबसे इसका उदाहरण जैसे देखिए गाय है, तो गाय के लिए क्या है, बैल है, तो बैल अलग एक लिंग का है, गाय भी एक लिंग का है। जैसे मनुष्य में लड़का है लड़की है, दोनों क्या है, एक लिंग का है, ये भी एक लिंग का है। केवल लड़का अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, या केवल लड़की अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, या फिर गाय केवल अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, या फिर भैंस या सॉरी बैल को अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। इसीलिए इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक लिंगी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अब आते हैं द्विलिंगी, जिसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, ठीक है आवाज जा रहा है, कुछ जीव ऐसे होता है जिसमें क्या होता है कि एक ही जीव में दोनों सिस्टम रहते हैं। लैंगिक मतलब कि नर भी रहते हैं और मादा भी होते हैं। जिसे इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है केचुआ। केचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है। केचुआ के अंदर अगर झांके तो यहाँ पे जैसे मिला हुआ है, तो पहले इसका परिभाषा देख लेंगे। तो वे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, केचुआ। केचुआ में देखिए, यहाँ पे देखिए इसका मुख है, मुख से अंदर वाला भाग में जाए तो देखिए यहाँ पे वृषण है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर अंग कहते हैं। वृषण क्या होता है, नर है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह अच्छे से एकदम फिगर के साथ दिया हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं आप किए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से आपको नर अंग मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इससे थोड़ा सा आगे इसी शरीर में, इसी बॉडी में देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, अंडाशय यानी कि मादा अंग है। ठीक है, मादा अंग है। उसके बाद यहाँ पे शुक्रदानी है, अंडकोश है, शुक्रवाहिनी है, और यहाँ पे ये क्या होता है, निषेचन छिद्र है। तो इसमें क्या देखने को मिला कि केचुआ के अंदर ही, एक ही केचुआ के अंदर ही नर है और मादा दोनों ही उपस्थित है। उसी तरह हाइड्रा भी है। हाइड्रा में भी आपको यही चीज देखने को मिलता है कि हाइड्रा में भी क्या है, नर अंग और मादा अंग दोनों एक ही बॉडी में दोनों उपस्थित है। यहाँ पे जैसे आपको दिख सकता है, हाइड्रा और केचुआ ये दोनों में क्या है, ये दोनों जीव क्या है, द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी हम किसे कहेंगे, वे जीव जिनमें क्या हो, नर और मादा दोनों एक ही शरीर में हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें, एक बगल हम करते हुए जाएंगे और पढ़ते हुए जाएंगे बहुत ही आसानी तरीका से। तो अब क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे पुष्प की बनावट क्या होता है, तब जाकर उसमें समझेंगे कि उसमें जनन प्रक्रिया किस तरह से होता है। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखें तो पुष्प की बनावट में अगर हम बात करें, उसको भी देखेंगे। तो पहले लैंगिक जनन कैसे होता है वो बताते हैं। पुष्प में कोई भी लैंगिक जनन के लिए कुछ खास अलग से नहीं होता है, क्योंकि पुष्प खुद एक जनन भाग है। पुष्प खुद एक क्या है, जनन भाग है। किसी भी पौधे में पुष्प जो है वो खुद एक क्या है, जनन भाग है। अब देखिए
जनन भाग होने का मतलब ये हुआ कि उस पुष्प में क्या है, नर और मादा दोनों उपस्थित है। ठीक है, नर और मादा दोनों क्या है, उपस्थित है, लेकिन वो अलग अलग हिस्सा में। चलिए अब इसको हम समझते हैं ये किस तरह से कार्य करता है। यहाँ पे आपको फोटो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका बनावट समझ जाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। तो बनावट को समझते हैं। पुष्प की बनावट में हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं, डंटी से। ये देखिए आपको एक डंटी दिख रहा है नीचे से, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प वृंत, जिसे हम क्या कहेंगे, पुष्प वृंत। अब ध्यान से देखिए, उसके ऊपर वाला हिस्सा जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखिए इसका भाग थोड़ा सा फूला हुआ है, फूला हुआ है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जितना हिस्सा है ये सारा का सारा इसी फूले हुए भाग पर क्या हो रहा है, उपस्थित हो रहा है। ये सारा सारा इसी फूले हुए भाग पर उपस्थित हो रहा है। मतलब एक तरह समझिए कि ये आसन लगा के बैठा हुआ एक कुर्सी है। ये फूला हुआ भाग क्या है, एक तरह से यहाँ पे ये इस फूला हुआ भाग को क्या कहेंगे, कुर्सी। कहा कि सब उसी पर आके बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी रखा है आसन। और किसका आसन है, तो फूल का है, फूल का है, इसीलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन समझ में आ गया। अब समझते हैं इसके ऊपर जैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर हरा जैसा पत्ता आपको नजर आएगा। ये हरा जैसा पत्ता क्या है, इसको समझते हैं जी। ये पूरे हरा वाला पत्ता को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा वाला हिस्सा जितना हरा वाला है, पूरे को बोल रहे हैं, एक का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे का बात कर रहे हैं। अगर एक का बात करेंगे तो दल आ ही जाएगा, लेकिन हम पूरे का पूरे जितना ये हरा वाला पत्ता का बात करें, देखिए ये भी हरा दिख रहा है लेकिन हल्का सा पीला दिखेगा, तो उसका बात नहीं करें। यहाँ पर पहले ये हरा जो दिख रहा है इसका हम बात कर रहे हैं। ये जो हरा आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्या चीज, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, उसको भी अभी देखेंगे बाह्य दलपुंज को। ठीक है, बाह्य दलपुंज आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दलपुंज के बारे में समझते हैं। ये हरा वाला हिस्सा जो है हमारा, ये क्या है, बाह्य दलपुंज है। उसके बाद हरा वाला हिस्सा के बाद यहाँ देखिए लाल कलर का आपको दिखने लगता है पत्ता। फूल में पत्ता दो कलर का होता है, एक हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज के बारे में लिखना पड़ेगा, पहला भाग, फूल का पहला भाग। फूल कितना प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से। पहला भाग ही होता है हमारा क्या चीज, बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। दूसरा फिर क्या होता है, दलपुंज होता है। जो हरे कलर का होगा वो सबसे बाहर है, इसीलिए उसका नाम क्या है, बाह्य दलपुंज है। उसके बाद रंग बिरंग की पंखुड़ियां जो आती है, उसे उसमें अनेक रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इससे पीछे का अगर हम देखें तो इसमें हम देखें हरा का देखें और लाल देखें, ये दूगो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, दोनों को हम देखते हैं। देखिए लाल और यहाँ पे हरा, ये दोनों को हम समझ लिए। एक हुआ बाह्य दलपुंज एक भाग, दूसरा भाग क्या हो गया, दलपुंज। देखिए इन दोनों का इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसीलिए हम इसे सहायक अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूल का ये सहायक अंग है। ठीक है, उसी तरह अब इसको हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा मेन अंग आएगा, जिसे हम कहते हैं आवश्यक अंग। मेन अंग में हम क्या आते हैं, तो मेन अंग में मेरा जो आता है पुमंग आता है। पुमंग क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये मोटा वाला भाग दिख रहा है और यहाँ पे देखिए पतला वाला भाग दिख रहा है। पतला जैसा यहाँ पे देखिए ऊपर में थोड़ा सा ये मोती जैसा पीला जैसा दिख रहा है, ये पतला वाला भाग को ही हम बोलते हैं पुमंग। तो यहाँ पे देखिए दो भाग पहले देख लिए, एक देखिए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद हम क्या देखेंगे, पुमंग देखेंगे। तो चलिए हम पुमंग को बढ़िया से विस्तार करके देखते हैं। देखिए पुमंग क्या होता है, एक पतला जैसा तंतु होता है। ये जो तार यहाँ पे दिख रहा है ये पतला जैसा, इसे हम बोलते हैं तंतु। तंतु के ऊपर जस्ट एकदम एकदम डिब्बा डिब्बा रहेगा कुछ रखने के लिए, जिसे हम कोष यानी कि पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोष। पराग कोष का नाम है, कोष का मतलब वो कुछ उसमें रखा, कक्ष। तो पराग कोष का नाम है तो इसका मतलब उसमें क्या रखा रहेगा, परागकण रहेगा। क्या रहेगा, परागकण रहेगा। यहाँ पे देखिए फिगर में बहुत ही अच्छा से दिखा है, पराग कोष में ही परागकण रहता है। परागकण का जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है, इसीलिए यहाँ पे पीला आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए पतला पतला डंटी जो आपको दिख रहा है ऊपर में पीला जैसा लग रहा है, वो हमारा क्या है, पुमंग है। पुमंग कितने भाग में है, तो ये 2 भाग में बटा हुआ। ऊपर वाला भाग परागकोष और नीचे वाला पतला जैसा डंटी है जिसे हम फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये तो 3 भाग हुआ, 3 भाग यहाँ पे हुआ, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और यहाँ पे पुमंग। पुमंग हो गया। अब इसको चौथा भाग को समझते हैं। चौथे भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर। चौथे भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कि अंडाशय, या फिर जयांग भी बोलते हैं। जयांग मतलब जैसे बोलते हैं जलानी, जलानी तो जयांग हो गया। स्त्री को ही जलानी बोलते हैं आम भाषा में इसे। ठीक है, अब स्त्री केसर का भी भाग बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, और बीच वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं।
ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, बीच वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, ऊपर वाला को वर्तिकाग्र, बीच वाला हिस्सा क्या चीज, वर्तिका बोलते हैं। और इससे नीचे जाएंगे तो ऐसे जैसे फूला हुआ रहता है भाग रहता है, उसे हम बोलते हैं अंडाशय। तो जयांग भाग जो है, स्त्री केसर जो भाग है वो 3 भाग में है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाला हिस्सा को वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और हम अभी जो देखे पुमंग, पुमंग 2 भाग में था, ऊपर वाला हिस्सा को परागकोश, नीचे वाला को फिलामेंट कहते थे, यानी कि। और दलपुंज यहाँ पे देख लिए। तो अभी पुष्प की बनावट में हमने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद फिर हम यहाँ देखे पुमंग देखे, उसके बाद हम अब क्या देख रहे हैं, अंडाशय देख रहे हैं। ये मोटा वाला यानी कि बीच वाला भाग को अंडाशय देख रहे हैं, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो गया। अंडाशय में क्या रहता है उसको समझते हैं। अंडाशय में ही बीजांड होता है, बीजांड में ही हमारा भ्रूणकोश होता है। ठीक है, यानी कि अंडाशय में देखिए क्या होता है कि परागकण जो है सबसे पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र के रास्ते से फिर ये कहाँ चल जाता है, ये हमारा अंडाशय के पास पहुंचता है परागकण। अब ये परागकण क्या होता है इसको भी हम समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तक अंडाशय से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुंकेसर को और विस्तार से अगर समझेंगे तो पुंकेसर में होता क्या है कि इसमें परागकोश रहता है, और परागकण जो होता है छोटा छोटा पीले रंग का होता है परागकोश को। यहाँ देखिए काट के दिखाए हैं, ठीक है, काट के दिखाए हैं, छोटा छोटा परागकण है। अब इसको, यही कण जो है बहुत मायने रखता है। कहाँ पे मायने रखता है अभी समझाते हैं। अब समझते हैं परागन। परागन का मतलब होता है निषेचन करना। जैसे हम मनुष्य में बोलते हैं निषेचित होता है, उसी तरह वो परागन होगा, क्योंकि वो पौधे का है तो पौधे से रिलेटेड रखेंगे। ठीक है, तो परागन में क्या होता है कि सबसे पहले समझते हैं परागन है क्या। तो परागन क्या, परागन की परिभाषा का अगर बात करें तो देखिए पुष्प का जो छोटा छोटा कण था वो कण क्या आता है, जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वर्तिकाग्र के रास्ते वो फिर कहाँ जाता है, अंडाशय तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, यानी निषेचन करना ही परागन होता है, ऐसे समझिए। अब देखिए परागन जो होता है, परागित होना भी हो 2 तरह से होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन क्या होता है इसको समझिए। एक मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ समझिए कि ये पूरा गाछ है, और गाछ में ये जो है दिख रहा है ये फूल की क्या है, कलियां है। मान लेते हैं सब पर फूल है। अब क्या हुआ, कोई कीड़ा इस पर आकर बैठा और इस पर आके इस पे चल गया, तो इसका परागकण इस पे भी आ गया क्योंकि उसके पैर में चिपक गया, या फिर हवा के द्वारा इसमें चल गया, या इसमें चल गया, या उसी में फिर चल गया। तो इस तरह से ये नए मतलब क्या हुआ, निषेचित हो रहा, परागित हो रहा है। इसका कण अंडाशय तक पहुंच रहा है तो परागित हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। मतलब एक ही गाछ के एक ही फूल से, उसी के फूल से परागित होता है, इसी को हम स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका परिभाषा है, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। उसी पुष्प कोनो पौधा पूछे, लेकिन एक ही पौधे का होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पर परागन अलग तरीका से होता है। पर परागन में इसको समझते हैं, ये एक हाथ दूसरा पौधा है और ये एक पौधा है, तो 2 पौधा हो गया। तब यहाँ का फूल में जो कोई कीड़ा इस पर बैठकर या फिर हवा के द्वारा, हवा इसे चला तो परागकण झर के इसके फूल के पास गया, अंडाशय के पास चल गया। तो मतलब इसका जो पुरुष है उसके अंडाशय के पास यानी कि स्त्री के पास चल गया। अब इसके द्वारा जो परागित हुआ नए संतान होगा, अब जो इसी को हम क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। मतलब पर परागन में 2 पौधे की जरूरत पड़ता है, एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, दोनों का हवा द्वारा या मक्खी द्वारा, कीट द्वारा, किसी के द्वारा परागित होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। स्वपरागन में एक ही पौधे में एक ही काम होगा, उसी को हम स्वपरागन कहेंगे। और यहाँ पर आप फोटो समझते हैं, एक ही फूल में एक ही से परागित, खुद से परागित हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहेंगे। लेकिन पर परागन में क्या होता है, पर परागन में देखिए यहाँ पर 2 फूल है, एक फूल यहाँ है और एक फूल यहाँ है, दोनों के एक दूसरे से जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग गाछ का है, इसी के लिए हम इसे क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा है कि जब ये परागकण का एक पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। यहाँ से आपको परागन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निषेचन क्या होता है, निषेचन को समझते हैं। निषेचन देखिए ज्यादा कुछ नहीं है। निषेचन में क्या होता है कि नर और मादा का जो जनन उसका जो शुक्राणु और अंडाणु है, वो दोनों एक दूसरे से क्या होता है, युग्मक जो है मिलते हैं तो युग्मनज बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये आगे चल के फिर भ्रूण बनते हैं, फिर भ्रूण विकास होकर बच्चे का, शिशु का रूप लेते हैं, इस तरह से बच्चे का जन्म होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा का बात करें, कारण निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक
नर जैसे कि शुक्राणु, पुरुष का लेते हैं, पुरुष में क्या पाया जाता है, उजला जैसा शुक्राणु, महिला में क्या चीज, अंडाणु। ये दोनों शुक्राणु अंडाणु जो है दोनों जब मिलते हैं तो युग्मनज यानी जायगोट बनते हैं। क्या बनते हैं, जायगोट। तो युग्मनज बनते हैं, यही जायगोट का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यही जायगोट आगे चलकर विकसित होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए यहाँ से आपको निषेचन भी समझ में आ गया।